So, a man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day, and I agreed. एक दिन जेरोम के किसी जान पहचान के आदमी ने, जो कि उम्र में उनसे बड़े थे, ये बात जेरोम अपने बचपन की कह रहे हैं। बचपन की बात, जब जेरोम लगभग 15 साल के आसपास के होंगे और उनसे बड़ी उम्र का कोई लड़का कोई 20-25 साल का होगा जो उनके अड़ोस पड़ोस में रहता है, उसके बारे में बात हो रही है कि किसी जान पहचान के आदमी से मेरी एक बार बात हुई कि हम लंबी बाईसाइकिल या साइकिल की यात्रा पे निकलेंगे। उस आदमी ने प्रपोज किया और मैंने मान लिया। सुबह मैं जल्दी उठा और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं टाइम से तैयार रहूं। वो जो आदमी था वो आधे घंटे लेट से आया, जो टाइम बोली थी उससे आधे घंटे लेट आया। मैं गार्डन में उसका इंतज़ार कर रहा था और वो आते ही बोला कि तुम्हारी मशीन यानी कि साइकिल बहुत खूबसूरत लग रही है, ये कैसे चलती है ज़रा दिखाओ। जेरोम ने आंसर दिया कि हाँ, जैसी हर दूसरी साइकिल चलती है वैसे ही चलती है। सुबह ठीक ही चल रही थी। सुबह आमतौर पर ठीक चलती है, दोपहर में थोड़ी सी कड़वी या कड़ी हो जाती है। He, he caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. उन्होंने फ्रंट व्हील और कॉर्क को जोर से पकड़ के रखा। उस व्यक्ति ने सामने वाले चक्के को जोर से हिलाया। हालांकि जेरोम ने कहा कि ऐसा मत करो, इससे वो साइकिल नष्ट हो जाएगी या उससे उस साइकिल को जो है हानि होगी। I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. Besides, if it wanted shaking, I was the proper person to shake it. I felt much as I should had started whacking my dog. राइटर को बहुत बुरा लगा। जेरोम को बुरा लगा क्योंकि उनका कहना था कि भाई अगर उस साइकिल को शेकिंग की ज़रूरत थी भी तो उसके लिए सबसे सही आदमी तो मैं हूँ ना, क्योंकि मैं उस साइकिल का मालिक हूँ। दूसरा व्यक्ति मेरी साइकिल को इस तरह से शेकिंग क्यों करेगा, ये मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा राइटर ने कहा। उसके बाद उस आदमी ने कहा कि इसका जो सामने वाला चक्का है ये वॉबल करता है। वॉबल मतलब बहुत हिलता डुलता है या लूज है। वॉबल्स मतलब लूज है। राइटर ने कहा कि आप अगर इसको ज़्यादा नहीं हिलाओगे तो ये नहीं हिलेगा। ये वॉबल तो करता नहीं था और ऐसा मामूली सा कुछ ढीला कोई चक्का कभी कभी हो जाता है तो उसको हम लोग प्रॉपरली वॉबल नहीं कह सकते, ऐसा जेरोम ने कहा। तब उस आदमी ने जवाब में कहा कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, बात समझने की कोशिश करो। चक्के का सामने से थोड़ा सा भी हिलना खतरनाक हो सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई हथौड़ी है? जब उस आदमी ने ऐसा पूछा, आई ऑट टू हैव बीन फर्म, तब राइटर को बहुत कठोर रहना चाहिए था। बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। आई ऑट टू हैव बीन फर्म, राइटर ने कहा कि मुझे फर्म मतलब उस वक्त दृढ़ रहना चाहिए था और उसको हथौड़ा देने से मना करना चाहिए था। लेकिन जो है राइटर जो है वो उसको हथौड़ा देने से मना नहीं कर पाए। शायद उनको कहीं ना कहीं लगा कि ये आदमी कुछ तो जानता होगा, तो वो अपने टूल शेड में गए। शेड का मतलब, वैसे तो शेड का मतलब होता है कि कहीं से कोई कोई घिरा हुआ रूम। शेड का मतलब एक छोटा सा आर्टिफिशियल रूम होता है शेड का मतलब, जो कि आमतौर पर कच्चा घर जो होता है उसको हम लोग शेड कहते हैं। पक्का मकान ना हो, एक कच्चा रूम हो, कच्चा मतलब पत्तों से या लकड़ियों से बना हुआ घर को शेड कहते हैं। तो टूल शेड कोई एक छोटा सा रूम बना हुआ था लकड़ियों से, पत्तों से, जहाँ पर राइटर जेरोम अपने टूल्स साइकिल से संबंधित रखा करते थे। वो अंदर गए और देख करके वो बाहर आए
और एक हथौड़ा लेके आए। वो जो व्यक्ति था वो हथौड़े से खेलने लगा और उसको अपनी उंगलियों में घुमाने लगा और मशीन को जगह जगह या स्पेशली सामने वाले चक्के में जहां उसका मन हो रहा था वहां पर हथौड़े को मारने लगा और इस तरह से मशीन के पुर्जों को वो खोलने लगा। उसने काफ़ी सारे मशीनों के पुर्जे आगे के चक्के के खोल। He said, "It looks to me as if the bearings were all wrong." उस आदमी ने, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, उस आदमी ने साइकिल का आगे वाला चक्का पूरी तरह से खोल दिया और बोला कि बियरिंग्स गड़बड़ है। बियरिंग्स मतलब स्टूडेंट्स, साइकिल के आगे पीछे दोनों चक्कों में गोल गोल बॉल्स लगी होती है, चक्कों के स्पोक्स में बॉल्स लगी होती है, या इवन वो जो चक्के होते हैं, चक्कों के बीच में जो स्पोक्स लगे होते हैं, उनको ही बियरिंग्स कहा जाता है। उसने कहा कि बियरिंग्स गड़बड़ है, जबकि जेरोम ने कहा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को थका लोगे, जैसे खोले हो वैसे लगा दो। उसने समझाया भी, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा वी मे एज वेल सी व्हाट इज़ द मैटर विद इट, नाउ इट इज़ आउट। नहीं, मुझे देखने दो कि दिक्कत क्या है, अदरवाइज साइकिल आगे दिक्कत देगी। इससे पहले कि राइटर उसे रोकते, ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर। अनस्क्रूड का मतलब ओपेंड, उसने कहीं से कुछ खोल दिया और रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स यहाँ वहाँ बिखरने लगे। आदमी ने कहा कैच देम, उन्हें पकड़ो। एक भी बॉल खोला नहीं, जो है खोना नहीं चाहिए। दोनों मिलकर के उन बॉल्स को लगभग आधे घंटे की कोशिश के बाद उन बॉल्स को पाए। वो 16 बॉल्स थी लगभग। He said he hoped we had got them all. उसने कहा हम उम्मीद करते हैं कि हमें सारी बॉल्स मिल गई है, कहीं कोई बॉल जो है बिखरी नहीं है। We groveled round for half an hour. तो ये हमने पढ़ लिया कि groveled round मतलब we tried hard here and there for around half an hour and found 16. उम्मीद किया हमने कि हमें सारे मिल गए हैं, क्योंकि अगर नहीं मिला तो फिर मशीन में दिक्कत हो सकती है। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट। मैंने उन 16 बॉल्स को अपनी टोपी में छुपा लिए। हालांकि ये अच्छी बात नहीं थी, टोपी में छुपाना बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन मैंने तो ऐसा ही किया। नाउ द सेकेंड पार्ट स्टार्ट्स। ही देन सेड दैट व्हाइल ही वाज अबाउट इट he would see to the chain for me and at once began taking off the gear case. उसने कहा कि पहले वो आगे के चक्के के स्पोक्स बोलो या बियरिंग्स बोलो, उन्हें ठीक करे और उसके बाद वो गियर केस का काम करेगा। I did try to dissuade him from that. I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly. If anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. हालांकि राइटर ने उसे रोकने की कोशिश की ऐसा करने के लिए। राइटर ने यह भी कहा कि मेरे किसी अनुभवी मित्र ने कहा है कि अगर गियर केस खराब हो जाता है तो फिर नई साइकिल खरीदनी ही फायदेमंद रहती, पुरानी साइकिल में कोई दम नहीं रहता, ऐसा उसने कहा। People talk like that who understand nothing about machines. Nothing is easier than taking off a gear case. आदमी ने राइटर की बात को काटा और कहा कि जो लोग नहीं जानते वो इस बारे में बार बार कहते हैं। जो लोग नहीं जानते वो ऐसा कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गियर केस के साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि गियर केस जो है अगर ख़राब हो जाए तो वो ठीक नहीं होता। गियर केस बिल्कुल ठीक होता है। और उसने इतने दावे के साथ ये बातें कही कि राइटर को अंततः मानना पड़ा उसकी बात। इन लेस देन 5 minutes ही हैड द गियर केस इन 2 pieces. उसने गियर केस भी खोल लिया, 2 टुकड़ों में उसे बांट लिया और उसके स्क्रू भी यहाँ वहाँ जो है जो बिखर गए और फिर उन्हें खोजने की मुहिम चल पड़ी। He said it was always a mystery to him
the way screws disappeared. उसने ये भी कहा कि उसके लिए हमेशा से एक बहुत ही मिस्ट्री यानी रहस्य, उसने ये भी कहा कि उसके लिए एक रहस्य है कि किस प्रकार से स्क्रूज जो है वो गायब हो जाते हैं। अच्छा, कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ ए लुनेटिक, टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। राइटर को यानी जेरोम क्लाफ का जेरोम को बेहद गुस्सा आ रहा था और उनका जो सामान्य ज्ञान है, कॉमन सेंस है, वो उन्हें लगातार उनके कानों में कह रहा था कि इस आदमी को रोको, इस आदमी को रोको, ये तुम्हारी साइकिल को बर्बाद कर देगा। हर आदमी को ये हक है कि वो किसी पागल के विनाश से अपनी जो ये नुकसान है किसी भी प्रकार का उसको रोके। इस आदमी को रोको और इसे गर्दन से पकड़ करके धक्के मार के गेट से बाहर निकालो, ऐसा राइटर को बार बार अंदर से आवाज आ रही थी। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स एंड आई लेट हिम मॉडल ऑन। लेकिन न सिर्फ राइटर बल्कि बहुत सारे लोगों को ये जीवन में प्रॉब्लम होती है। उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरों की फीलिंग्स को चोट नहीं पहुंचा पाते। कई लोगों को दूसरे बुरा मान जाएंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, अगर मैंने ऐसा बोला तो वो क्या सोचेगा, अगर मैंने ऐसा किया तो वो क्या सोचेगा। इस प्रकार की एक हिडन शाइनेस कई सारे लोगों में प्रैक्टिकली भी हमें इधर उधर देखने को मिलती है। अगर आप किसी का कुछ नुकसान कर रहे हो और वो आदमी आपको मना नहीं कर पा रहा है, कुछ आप अनजाने में ही कर रहे हो नुकसान या जानबूझ के कर रहे हो, और वो आदमी आपको या उसकी या आप किसी आदमी की को बेइज्जत कर रहे हो जाने अनजाने में ही सही, और वो आदमी आपको कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उस आदमी में एक अजीब सी शाइनेस है, एक हिडन शाइनेस है जो उसको आपको चोट पहुंचाने से रोकती है। ये प्रॉब्लम राइटर में भी थी, इसलिए राइटर उनको रोक नहीं पाया और उसे चीज़ों को नष्ट करने देता रहा। He gave up looking for the rest of the screws. He said screws had a knack of turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain. He tightened it till it would not move. Next, he loosened it until it was twice as loose as it was before. Then he said he had better think about getting the front wheel back to its place again. तो ये आदमी अपने काम को जारी रखा और इस आदमी ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ये कहा कि भाई स्क्रूज जो है वो कहाँ खो जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता, स्क्रूज जो मैंने खोले हैं उनको उनकी जगह में टाइट कर देता हूँ। उसने टाइट किया, उसके बाद चेन को टाइट किया, चेन को इतना टाइट कर दिया कि वो हिल ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद उसने चेन को ढीला किया, और ढीला किया तो फिर इतना किया कि पहले से डबल ढीला हो गया। पहले जो ओरिजिनल जो उसका ऑप्टिमम पोजीशन था उससे डबल ढीला हो गया। उसके बाद उसने ये कहा कि हमें अब फ्रंट व्हील को वापस उसके स्थान पर लगाने के बारे में सोचना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट थोड़ा सा ही बचा है। ये जो पार्ट है ये करीब अगर देखा जाए तो फ्यू पैराग्राफ्स हैं, और देखते हैं ये जो पागल आदमी है ये आगे जा कर के जो ओवर कॉन्फिडेंट आदमी है जिससे कुछ नहीं आता तो उसको लगता है कि वो उससे बहुत कुछ आता है, ये आदमी राइटर का और कितना नुकसान करता है और आगे इस कहानी में क्या होता है और इस कहानी की क्या एंडिंग होती है, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आपका काम ये है कि यू हैव टू डू द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन योर नोटबुक्स एंड ऑल्सो रीड आउट द कंप्लीट स्टोरी बिफोर लेटिंग मी अंडरस्टैंड यू। पहले आप इसको पूरी तरह से पढ़ लो ताकि जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। That's all for today. Thank you very much.